अध्याय 361। यह युवक एक चमत्कार माना जाता है। इस बार पॉइजन ब्यूटी ने अपनी बनाई हुई उत्तम संरचना को देखा और ब्लैक को पुनः हराने का विचार उसके मन में आया। उनका मानना था कि अगर वह ब्लैक को हरा देती तो उनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से ब्लैक के साथ मुकाबला करने की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाती। पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने से स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई और मूल रूप से लड़ाई की छवि अवरुद्ध हुए। इससे दर्शक जो सिर्फ द्वंद्व देखना चाहते थे, उन्होंने कमेंट्स बंद कर दिए और शांति से चांदी के मुखौटे वाले युवक के द्वंद्व को देखने का इंतजार किया। जहां तक टिप्पणी अनुभाग में इधर उधर भटकने वाले दर्शकों की बात है, तो उन्होंने सोचा कि द्वंद्व समाप्त होने के बाद स्टार वेब वीडियो लाइब्रेरी में देखने के लिए एक वीडियो होगा। इसलिए वे जल्दबाजी में नहीं थे। आखिरकार वे ब्लैक की मां के प्रशंसक थे। पुरुष मां प्रशंसकों के लिए ब्लैक का द्वंद्व वीडियो सैकड़ों बार देखा जाना था। 5 मिनट बहुत कम लग सकते हैं, लेकिन समय पलक झपकते ही बीत गया। चूंकि लिन युआन इन 5 मिनटों के दौरान गोल्ड आई फैंटेसी आई स्रोत रेत में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित कर रहा था, इसलिए सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्व भूमि के नीचे का क्षेत्र लगभग स्रोत रेत के रेत कणों से भर गया था। जब पॉइजन ब्यूटी ने हमला किया, तो सिल्वर एक्स एलीट कैरियन पैरासोल मशरूम ने भारी मात्रा में कवक छोड़ा, जो मांस को विघटित कर सकता था। गोल्ड सेविन फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर ने चुपके से अपने मिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्पाइडर वेब का इस्तेमाल किया और वेब अटैचमेंट का इस्तेमाल करते हुए धुंध जैसे मकड़ी के जाले को हवा में बिखरने दिया। मिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्पाइडर वेब हवा में फैल गया और तैरते हुए कवक के साथ मिलकर उन्होंने अत्यधिक विषैले मकड़ी के जाले बनाए, जो लिन युआन की तरफ बढ़ रहे थे। जहरीली सुंदरी का इरादा बहुत सरल था। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वह चाहती थी कि जहरीली मकड़ी का या जाला लिन युआन के बचने की संभावनाओं को लगातार कम करता रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह धीरे धीरे द्वंद्व युद्ध के मैदान पर सभी जीवों को नष्ट करने के लिए विषाक्त पदार्थों का उपयोग करेगी और इस द्वंद्व युद्ध को जीतने के लिए इसे एक युद्ध में घसीट ले जाएगी। जिस क्षण पॉइजन ब्यूटी ने उन्मत्त हमला किया, उसने और उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में मौजूद दर्शकों ने देखा कि चांदी के मुखौटे वाला युवक जरा भी घबराया नहीं था। उसके हाथ की एक हल्की सी लहर से उसके पैरों के नीचे की जमीन को छोड़कर पूरा दिव्य सीढ़ी द्वंद्व मैदान तुरंत उफनती रेत के समुद्र में बदल गया। स्रोत रेत रेत के समुद्र को छूने वाली किसी भी वस्तु को पागलों की तरह खा रही थी। वह उस पर मौजूद हर चीज को रेत के समुद्र में डुबाना चाहती थी। फिर वह रेत के समुद्र के भारी दबाव से कुचल जाएगी। उस समय विष सुंदरी, जो दूषित टोड़ की पीठ पर थी, रेत के समुद्र में अपनी असहायता को पूरी तरह महसूस कर सकती थी। वह रेत के समुद्र में डूबने की इसकी प्रवृत्ति को रोक नहीं सकी, क्योंकि जब यह मंथन करने वाली रेत में कदम रखती थी और वह इसे गोल्ड साथ फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर के मकड़ी के जालों पर कूदने का आदेश देती थी, तो यह ऐसा नहीं कर सकती थी। जहर सुंदरी को दागी टोड़ से आने वाली संयम की परिचित भावना महसूस हुई और वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। हे भगवान, यही तो एहसास है। यद्यपि जहर बुनने वाली काली मकड़ी मकड़ी के जाले पर थी और उसने नीचे की रेत को नहीं छुआ, फिर भी ढेर सारे मकड़ी के जालों पर भारी मात्रा में बजरी चिपका दिए जाने के बाद वे रेत के समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में खींच लिए गए। जल्द ही जहर बुनने वाली डार्क स्पाइडर के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची। यह अचानक और हिंसक हमला जहर ब्यूटी जैसे द्वंद्व युद्ध करने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा था, जिसने सैकड़ों द्वंद्व युद्धों का अनुभव किया था। जहर सुंदरी को लगा कि वह एक प्राकृतिक आपदा के कारण डगमगाती हुई एक छोटी टूटी हुई नाव की तरह है और नाव के नष्ट हो जाने पर वह कभी भी मर सकती है। रेत के ऐसे समुद्र पर पैर रखने की जगह पाना एक असाधारण उम्मीद थी। इसलिए वह केवल गोल्ड आइक्स एलीट इल्यूजरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ को अपना हाथ खींचने और उसके साथ हवा में उड़ने दे सकती थी। तभी वह इस आपदा से बच सकती थी। इससे पहले कि पॉइजन ब्यूटी राहत की सांस ले पाती, रेत के समुद्र में एक दर्जन से अधिक नीली काली सांप नुमा जंजीरें धुंधली सी दिखाई देने लगीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इन तलवारों की नोकें नीले काले रंग की थीं और इनमें धातु जैसी चमक थी। जंजीरों से जुड़ी हुई तलवारों की धारें रेत के समुद्र से लगभग 10 मीटर ऊपर उड़ती थीं। आश्चर्यचकित पॉइजन ब्यूटी के दृष्टिकोण से इन चेन ब्लेडों में परिष्कृत निपुणता थी और उन्होंने तुरंत एक नीले काले रंग का स्टील पिंजरा बना दिया, जिसने पॉइजन ब्यूटी और गोल्ड नो एलीट इल्यूसरी मिस्ट वेस्टर्न जैगडो को अंदर मजबूती से बंद कर दिया।
स्टील के पिंजरे से कई हिंसक दुर्घटना की आवाजें भी सुनी जा सकती थीं। पॉइजन ब्यूटी और गोल्ड नॉ एलीट इल्यूजरी मिस वेस्टर्न जैकडॉ स्टील के पिंजरे से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनके प्रयास व्यर्थ थे। लिन युआन कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके पैर पीली रेत पर चल रहे थे, जिससे उसके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ बन गया था। हथेलियों की उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं, जैसे कि लिन युआन की रक्षा कर रही हों, जो बीच में खड़ा होकर द्वंद्व युद्ध की कमान संभाल रहा हो। पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शकों की राय में आसस है ऐसा दृश्य कला के द्वंद्व जैसा प्रतीत होता है। चांदी के मुखौटे वाला एक युवक रेत के सम्राट की तरह खड़ा था। पीली रेत की दुनिया में सब कुछ पर हावी था। ऐसा दृश्य बस मन को झकझोर देने वाला था। नीली काली जंजीरें नाचती हुई स्टील के पिंजरे को हवा में नीचे की ओर खींच रही थीं। जब स्टील के पिंजरे को मंथन कर रहे दलदल में खींचा गया, तो यह और भी अधिक हिंसक रूप से मंथन करने लगा और नीले काले स्टील के पिंजरे के नीचे दलदल का एक विशाल भंवर बन गया। यह नीला काला स्टील का पिंजरा रेत के समंदर के नीचे दबा हुआ था, जैसे कि इसकी दुष्टता को सील कर दिया गया हो। उस समय भूमिगत से एक हल्की शोकाकुल और दर्दनाक कांव कांव की आवाज आई। पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शकों को पता चला कि चांदी के मुखौटे वाले युवक ने वास्तव में यह स्टार वेब द्वंद्व जीता था। द्वंद्व युद्ध के मैदान पर जो रेत का ढेर पहले से ही लगा हुआ था, वह तब रुक गया जब उसने जीत हासिल की। केवल एक चांदी का मुखौटा पहने युवक सीधा खड़ा था और रेत के समुद्र के सामने सांसारिक दिख रहा था। पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में ब्लैक की कई मां प्रशंसक इस समय गर्लफ्रेंड प्रशंसक बन गई थीं। लेकिन उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शकों की नजर में, चाहे वे ब्लैक के प्रशंसक हों या नहीं, इस द्वंद्व ने उस चमत्कार को साबित कर दिया था जो चांदी के मुखौटे वाले युवक ने बनाया था। ब्लैक ने वास्तव में नियंत्रित क्लास 3 एबिस आयामी दरार में बजरी बनाई थी, जैसा कि अफवाह थी। वे अब ब्लैक का उत्साहवर्धन कर रहे थे। पॉइजन ब्यूटी का लाइव स्ट्रीमिंग रूम एक बार फिर ब्लैक सो ऑनसम से भर गया, जो एक चांदी के मुखौटे वाले युवा की घोषणा थी जो सभी बाधाओं को पार करते हुए चमत्कार कर रहा था। या फिर वह स्वयं एक चमत्कार था। जरूरी था कि ब्लैक ने यह मुकाबला बिना ज्यादा संघर्ष के जीत लिया था, लेकिन यह मुकाबला बहुत कीमती था। ब्लैक ने अपने बारे में सभी की धारणा को उलट दिया था। इस द्वंद्व युद्ध में उसने एक ऐसी युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया था जिसका उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि इस द्वंद्व युद्ध में उसे द्वंद्व समाप्त करने से पहले अपनी पूरी ताकत दिखानी बाकी थी। उस समय पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में मौजूद दर्शक पॉइजन ब्यूटी के बारे में बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। वह इतनी कमजोर क्यों थी कि उसने ब्लैक को इतनी जल्दी द्वंद्व खत्म करने दिया? यह भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि वे बस बड़बड़ा रहे थे। हालांकि पॉइजन ब्यूटी के कई विरोधी थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी ताकत से नफरत नहीं करता था। आखिरकार उसकी ताकत खुद ही स्पष्ट के परियों की क्षमताओं और विशिष्ट कौशल के संयोजन के कारण था थी। पॉइजन ब्यूटी की ताकत कभी तथ्य में निहित नहीं थी कि उसके पास दो जहरीले प्रकार के परी थे। गोल्ड आइक्स एलीट इल्यूसरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ और गोल्ड सैट फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर। इसके बजाय यह चार विष प्रकार, क्योंकि उसने सिल्वर एक्स एलीट कैरियन पैरासोल मशरूम और सिल्वर एक्स एलीट टॉड का अनुबंध किया था। अन्यथा वह सेलेस्टियल स्टेयरवे प्रमोशन मुकाबलों में लोगों को इतना भयभीत नहीं कर पाती और सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों में से एक के रूप में जानी जाती। उस समय पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शक बहुत उत्सुक थे। रेत के समुद्र से निकली वह चेन ब्लेड क्या थी? पॉइजन ब्यूटी एंड द इल्यूसरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ की रेत के गहरे समुद्र में कैसे मृत्यु हो गई थी? केवल पॉइजन ब्यूटी ही इस बारे में स्पष्ट हो सकती है। या शायद यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही अपनी जान गंवा बैठी। वैसे भी ब्लैक ने एक बार फिर अपने नए अंदाजे से लोगों की धारणा को तोड़ दिया था। साथ ही ब्लैक ने रहस्य की एक और परत जोड़ दी थी, जिससे लोग खुद को खोजे बिना नहीं रह सके। यदि पहले बहुत से लोगों को लगता था कि ब्लैक की ताकत उसकी उम्र और प्रतिभा है, तो अब जब वे उसकी ताकत का जिक्र करेंगे, तो उसकी उम्र और प्रतिभा पर अफसोस जताने के अलावा उन्हें उसकी असली ताकत पर भी अफसोस जताना हो। ब्लैक का रुख एक प्राकृतिक आपदा की तरह था, जिसने एक अनुभवी लड़ाकू श्रेणी की स्पिरिट की हुई पेशेवर पॉइजन ब्यूटी को पूरी तरह से मार डाला। इस बिंदु से ब्लैक की लड़ाकू क्षमता गोल्ड के मानक से अधिक देखी जा सकती है। इससे पहले जब वह रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, तब भी उसके प्रशंसकों ने सोचा था कि वह इस साल केवल इसमें भाग लेगा
उन्हें नहीं लगता था कि ब्लैक ने जो ताकत दिखाई है, वह उसे इस साल प्रतियोगिता पास करने और रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य बनने के योग्य बना सकती है। लेकिन अब उसने जो ताकत दिखाई है, उसके आधार पर उसके लिए इस साल रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य बनना संभव लग रहा था। आखिरकार ब्लैक ने जो ताकत दिखाई, वह प्लैटिनम के स्तर तक पहुंच गई थी। तो क्या उनके पास कोई अन्य छुपा हुआ तुर्क था? यह ऐसी बात थी जिसे केवल रहस्यमय ब्लैक ही जानता था। लिन युआन ने जहर सौंदर्य के साथ इस दिव्य सीढ़ी द्वंद्व को समाप्त करने के बाद एक और द्वंद्व युद्ध की योजना नहीं बनाई। लिन युआन ने स्टार वेब पर ब्लैक का व्यक्तिगत डेटा जांचा। नाम काले, लिंग पुरुष, ऊंचाई 179 सेंटीमीटर, वजन 62 किलोग्राम, स्टार्ट ओवरफ्लोर, सेलेस्टियल सीढ़ी 6 सितारे, स्पिरिट क्यूई व्यवसाय, हीलिंग टाइप पेशेवर व्यवसाय रैंक सी रैंक, विशेष उपलब्धि सीधे सेलेस्टियल सीढ़ी तक, स्टार टॉवर से सेलेस्टियल सीढ़ी तक कोई हार का सिलसिला नहीं। अनुबंधित फेस मोरबियस, कांस एक्स लीजेंड, 1000 सवाल, जानवर कांस एक्स लीजेंड, ट्वाइलाइट स्टारबर्ड, सिल्वर 1, फैंटेसी 1, थॉर्न, सिल्वर 1, फैंटेसी 1, एसिड, फ्रोजन क्वीन बी, गोल्ड आई लीजेंड, स्रोत रेट्स, गोल्ड आई फैंटेसी आई, द्वंद्व रिकॉर्ड, स्टार टॉवर, द्वंद 100, जीत 100, हार 0, उच्चतम मंजिल 1, आकाशीय सीढ़ी पदोन्नति द्वंद्व युद्ध द्वंद्व 2, 2 हार 0, आकाशीय सीढ़ी द्वंद्व 6, जीत 0, लगातार जिन 0, उच्चतम सितारा 6। लिन युआन ने देखा कि उसकी दिव्य सीढ़ी स्टार रेटिंग दिव्य 1 स्टार से दिव्य 6 स्टार में बदल गई थी। लगातार 5 द्वंद्वों का अनुभव करने के बाद लिन युआन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। एकमात्र ऐसा द्वंद्व जिसे मुश्किल माना जा सकता था, वह था जहर सौंदर्य के साथ अब भी हुआ द्वंद्व। अगर उसने अपना तैयारी का समय नहीं दिया होता और सोर्स सैंड ने अपना स्वरूप नहीं फैलाया होता, तो लेन युआन को उसे हराने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते। हालांकि जहर सुंदरी के समय को रोकने के प्रयास ने लिन युआन को तैयारी के लिए समय दे दिया था। अपनी प्रोफाइल को देखते हुए लिन युआन को अचानक आश्चर्य हुआ कि यह लगभग नया साल था। पिछले कुछ दिनों में वह 1 सेंटीमीटर लंबा हो गया था। 178 सेंटीमीटर से 179 सेंटीमीटर तक। वह 500 ग्राम भारी भी हो गया था। कर दिया क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो 180 सेंटीमीटर तक बढ़ना चाहते थे। उसी समय लिन युआन ने तियान निंगनिंग का संदेश देखा। तियान निंगनिंग, गॉड ब्लैक, आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। आपका मौलिक स्रोत प्रकार जीवन रूप वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसके संदेश को देखते ही वह अपनी आंखें झपकाए बिना नहीं रह सका। वह गॉड ब्लैक कहलाना गवारा नहीं कर सकता था। ब्लैक, मुझे बस ब्लैक कहो। जब तिया निंगनिंग ने ब्लैक का जवाब देखा, तो उसे किसी तरह जवानी का एहसास हुआ। वह बिल्कुल एक शर्मीले युवक की तरह था, जिसे तारीफ मिली हो। जब तियान निंगनिंग को लिन युआन के मौलिक स्रोत प्रकार के जीवन रूप की याद आई, उसने एक प्रश्न भेजा। तियान निंगनिंग, गॉड ब्लैक, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे उस मौलिक स्रोत प्रकार के जीवन रूप का ग्रेड बता सकते हैं जो बजरी में हेरफेर कर सकता है? जब लिन युआन ने तियान निंगनिंग का संदेश देखा, तो वह उसे संबोधित करते हुए सीधे देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उन्होंने जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कला, गोल्ड आई फैंटेसी आई। लिन युआन को लगा कि उसे अपने स्रोत प्रकार के स्रोत रेत के ग्रेड को छिपाने की जरूरत नहीं है। वह जानता था कि भले ही उसने त्यान निंगनिंग को नहीं बताया, फिर भी विद्वान उस समय इसका पता लगा लेंगे। इसके बजाय अपने विशेष रिपोर्टर को इसे खुले तौर पर प्रकट करने देना बेहतर होगा। उसका जवाब देखने के बाद बाद वह बहुत खुश हुई और उसकी ताकत देखकर मन ही मन चौंक गई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद त्यान निंगनिंग ने लिन युआन से पूछा कि 5 स्टार वेब द्वंद्व रिकॉर्ड के बारे में क्या लिखना है। लिन युआन ने संक्षिप्त उत्तर दिया और स्टार वेब से लॉग आउट हो गया। उसने अपने कमरे में लगे आईने में देखा कि क्या वह वाकई 1 सेंटीमीटर लंबा हो गया है। कुछ देर देखने के बाद उसने आह भरी। वह यह नहीं देख पाया कि उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ी है या नहीं। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका वजन 500 ग्राम कैसे बढ़ गया। तभी लिन युआन के दरवाजे पर दस्तक हुई।
उसने दरवाजा खोला तो देखा कि लियू जी बहुत खुश होकर खड़ी थी। यह देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई लियू, क्या विकास के कोकून ने अपनी परजीविता पूरी कर ली है? जब लियू जी ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, विकास के स्रोत प्रकार के कोकून ने कीट रानी पर परजीवीकरण किया है। यह जल्द ही प्रजनन करेगा, कीट रानी की ऊर्जा चूस लेगा और सामान्य स्थिति तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। उस समय मेरी कीट रानी की सामान्य क्षमता द्वारा अंकित संगीन बीटल को बढ़ाया जा सकेगा। लियू जी की आंखों में चमक देखकर लिन युआन को पता चल गया कि कीट झुंड के हृदय की लड़ाई की भावना और महत्वाकांक्षा वापस आ गई थी। प्रोटीन, रेशम कीट क्रिसलिस, अगर कोई किसी को सबसे बेहतर तरीके से जानता है तो वह निस्संदेह वह व्यक्ति ही होगा। लियू जी के लिए भी यही बात थी। केवल लियू जी ही इस दुनिया में खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानता था। लिन युआन से विकास का स्रोत प्रकार का कोकून प्राप्त करने के बाद लियू जी विकास के कोकून को कीट रानी पर परजीवी बनाने से पहले तैयारी करने के लिए अपने कमरे में लौट आया था। विकास के कोकून ने कीट रानी पर अपना परजीवीपन समाप्त कर दिया था और लियू जी ने स्वयं अनुभव किया कि यह कितना उपयोगी था। केनेथ रानी के ठेकेदार के रूप में जिसे लियू जी स्वाभाविक रूप से सहज रूप से महसूस कर सकते थे कि विकास का कोकून सामान्य स्थिति में पहुंचने के बाद कीट रानी को कैसे बढ़ाएगा। यह एक गुणात्मक परिवर्तन था। लियू जी को पहले यह महसूस हुआ कि वह अब लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में विकसित नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी रणनीति का मूल बायोनेट बीटल्स की लड़ाकू शक्ति थी। इसलिए जब तक वह धीरे धीरे कीट रानी को विकास के कोकून को उसकी श्रेणी और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने देते, तब तक विकास के कोकून के बड़े होने के बाद झुंड की प्रत्येक इकाई मात्रात्मक परिवर्तन से पहले गुणात्मक रूप से बदल जाती, ताकि वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाएगा। लियू जी को अब अपने भविष्य पर बहुत भरोसा था। कभी कभी आत्मविश्वास हासिल करना पिछले रास्ते पर एक ही लक्ष्य की ओर दो बार दृढ़ होने के समान होता है। लिन युआन लियू जी के लिए खुश था। उसने थोड़ा सोचा और कहा, बड़े भाई लियू, मैं अगले कुछ दिनों में आपके लिए कुछ प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिसलिस लाऊंगा। कीट रानी को प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिसलिस खिलाना विकास के कोकून के ग्रेड और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। जब लिन युआन ने पहले विकास के कोकून को देखने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया था तो उन्होंने पाया कि हालांकि यह एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी की तरह एक परिस्रोत प्रकार का जीवन रूप था, यह अपनी वृद्धि में रेड हॉर्न के समान था। विकास का कोकून एक माइसीलियम स्रोत प्रकार का जीवन रूप था जो अपनी गुणवत्ता और ग्रेड बढ़ाने के लिए केवल मेजबान के शरीर से ऊर्जा अवशोषित कर सकता था। ऊर्जा की आवश्यकता के अलावा माइसीलियम के प्रजनन और विभाजन के लिए बहुत सारे कीट प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। प्रोटीन कीट क्रिसलिस एक तरह का अपेक्षाकृत सामान्य आध्यात्मिक घटक था। अपने समृद्ध कीट प्रोटीन के कारण यह एक पसंदीदा कीट प्रजाति था। चूंकि अधिकांश कीट प्रजातियों के कीट शंख विकसित करते हैं, इसलिए कुछ आत्मा क्यूई पेशेवर कीट प्रजातियों के कीटों को कुछ प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस खिलाते हैं ताकि महत्वपूर्ण अवधि के दौरान उनके विकास में मदद मिल सके। यह कहा जा सकता है कि प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस कीट रानी के विकास के लिए लाभदायक थे। यद्यपि प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस एक अपेक्षाकृत सामान्य आध्यात्मिक घटक था, लियू जी की अनुबंधित कीट रानी एक प्लेटिनम काल्पनिक नस्ल स्रोत प्रकार का जीवन रूप था जो ऊर्जा के मामले में हीरे के स्तर तक पहुंच गया था। इसीलिए कीट रानी द्वारा ग्रहण किया गया प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस कम से कम सोने तक तो पहुंच ही जाना चाहिए ताकि कीट रानी पर स्पष्ट प्रभाव पड़ सके और विकास का कोकून उस पर परजीवी बन सके। लिन युआन की राय में सबसे उपयुक्त प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस वास्तव में लियू जी की कीट रानी में ऊर्जा के स्तर के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि कीट रानी हीरा प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस खा सके तो दो स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को सबसे अधिक लाभ होगा। यद्यपि प्लैटिनम प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिसलिस खाने के अनेक लाभ थे, फिर भी वे डायमंड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिसलिस की तुलना में समान स्तर के नहीं थे। इसके अलावा डायमंड प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस को समय के साथ खाने पर कीट रानी की गुणवत्ता भी बढ़ सकती है। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आत्मा आकर्षित करने वाले इच्छथियोसोर ब्लैकी अपने शरीर में ड्रैगन प्रजाति के रक्त को उत्तेजित करने के लिए बटरफ्लाई शैल फूलों का सेवन कर रहा था। इससे एक या दो बार खाना ज्यादा फायदा नहीं, अगर इसे लगातार खाया जाए तो फायदा बहुत साफ नजर आएगा।
विकास के कोकून के बिना लिन युआन कीट रानी को उस तरह से नहीं बढ़ा सकता था जिस तरह से वह अन्य परियों को बढ़ाता था। जब लिन युआन ने अन्य परियों को आत्मा क्यूई क्रिस्टल के साथ बढ़ाया, तो उसने विकास के कोकून के ग्रेड और गुणवत्ता को भी बढ़ाया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर वह कीट रानी को डायमंड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिसलिस खिला सकता है। ये एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने का एक उत्कृष्ट तरीका होगा, जिससे इसकी ग्रेड और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होगी। हालांकि डायमंड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिसलिस अमूल्य नहीं थे, फिर भी वे बहुत महंगे थे। यही कारण था कि स्पिरिट क्यूई पेशेवर जितने मजबूत थे, संसाधन उतने ही कम थे। लिन युआन, मैं कीटों की रानी को गोल्ड प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस खिला रहा हूं। हाथों इस दर के आधार पर व्यास का कोकून माइसेलियम के एक समूह से एक सामान्य स्रोत प्रकार के जीवन रूप में सफलतापूर्वक विकसित हो सकता है। लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और जवाब दिया, बड़े भाई लियू, मैं देखूंगा कि क्या मुझे अगले कुछ दिनों में कुछ उच्च श्रेणी के प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस मिल सकते हैं। लियू जी के बोलने से पहले ही लिन युआन ने कहा, इस बार हम विकास के इस कोकून की खोज के साथ कीट रानी से अधिक संभावनाएं देख पाएंगे। बड़े भाई लियू, हालांकि आप अन्य परियों से अनुबंध नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं कि विकास के कोकून की तरह केवल एक ही स्रोत प्रकार का जीवन रूप हो। भविष्य में कई स्रोत प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में विकास के कोकून के समान कार्यों वाले स्रोत प्रकार के जीवन रूप अभी भी पाए जा सकते हैं। लियू जी वास्तव में प्रोटीन रेशम कीट क्रिसलिस को खोजने में लिन युआन की मदद से इनकार करना चाहता था। वह अपने प्रयासों से उन्हें खरीदने के लिए पैसे कमा सकता था, और चूंकि वह स्वतंत्र रहने का आदी था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से लिन युआन की मदद से इनकार कर दिया। लेकिन लिन युआन की बातें सुनने के बाद लियू जी ने फिर से मना करने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि लियू जी ने धन्यवाद नहीं कहा था, लेकिन उसके दिल में अवर्णनीय कृतज्ञता थी। 3 बार के उद्धार ने उसके जीवन को रोशन कर दिया था, और यह परम अनुग्रह था। लेकिन अब न केवल 3 बार उद्धार हुआ था, बल्कि सामने खड़ा यह युवक उसे आगे देखने का अधिकार भी दे रहा था। लियू जी को लगा कि उसके पास उसे वापस देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ इतना कर सकता था कि वह और मजबूत हो जाए और अपनी इस्तेमाल उसकी रक्षा के लिए करे। लियू जी ने लिन युआन को देखा और दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं रेडियंस 100 सीक्वेंस में फिर से शामिल हो गई हूं। आना सिवेयो, इसलिए मैं गिल्ड अलायंस में जा सकती हूं और गिल्ड क्लब स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकती हूं। अगर मैं जाऊं तो ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। यह उसी दिन किया जा सकता है। मैं अभी जाकर यह काम निपटा लूंगा। लियू जी वास्तव में इसी बात के लिए लिन युआन के पास आए थे। जी की बातें सुनकर लिन युआन की आंखें चमक उठीं। बड़े भाई लियू, चूंकि आप आज गिल्ड क्लब की स्थापना के लिए आवेदन करने गिल्ड अलायंस के पास जा रहे हैं, सुनने से इसलिए मैं अंकल हु से कहूंगा कि कुछ दिनों में हवेली के पीछे खाली पड़ी जमीन पर गिल्ड क्लब का आधार बनाने के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ ले। कुछ ही दिनों में लिन युआन हु क्वान को अनुबंध के लिए कांस्य एक्स लीजेंड वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड दे देगा। उस समय वह क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बन सकता था। हालांकि हु क्वान अब क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के स्तर पर था, लेकिन यह रेडियंस फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन होने से पूरी तरह से अलग था। जब वह क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बन गया, जो कि रेडियंस फेडरेशन में शीर्ष जीवन शैली क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों में से एक था, तो वह स्वाभाविक रूप से अन्य क्लास 5 लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के संपर्क में आया। उस समय यह हुक्वान द्वारा लिन युआन के लिए कक्षा 5 आत्मा क्यूई पेशेवरों के एक समूह के संसाधनों को जुटाने के समान होगा। यदि लिन युआन बाद में इन क्लास 5 लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को ढूंढना चाहे, तो क्लास 5 स्पिरिट शिल्पकार हु क्वान के साथ यह और भी अधिक सुविधाजनक होगा। लियू जी ने लिन युआन को देखा और गंभीरता से कहा, युवा मास्टर, हमारे गिल्ड क्लब का नाम क्या है। लिन युआन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई जब उसने सुना कि लियू जी ने उसे कैसे संबोधित किया था। हालांकि लियू जी आमतौर पर उसे उसके पिछले अनुरोध के कारण उसके नाम से बुलाते थे, लेकिन जब भी महत्वपूर्ण क्षण आता तो लियू जी हमेशा लिन युआन को यंग मास्टर कहकर संबोधित करते थे। लिन युआन ने वास्तव में गिल्ड क्लब के नाम के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि चूंकि वह एक गिल्ड क्लब स्थापित करने जा रहा था और गिल्ड अलायंस के एस टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहा था, इसलिए गिल्ड क्लब का लक्ष्य चैंपियन बनना ही था। उस स्थिति में उसे दृश्य को अवरुद्ध करने वाले तैरते बादलों के बारे में चिंता नहीं करनी थी, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं वह पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आकाश का सबसे ऊंचा स्तर गुंबद था। आसमान का शीर्ष सबसे ऊंचा माना जाता है, इसीलिए हमारे गिल्ड क्लब का नाम डोम होगा। जब लियू जी ने लिन युआन को डोम कहते सुना, तो ऐसा लगा
जैसे उसने लिन युआन के दिल के एक शानदार कोने को महसूस किया हो। सिर्फ इसी बात ने लियू जी को गर्व से भर दिया था। वह अपने मन में कहे बिना न रह सका, आकाश की चोटी, आकाश की चोटी, आकाश की चोटी। यह एक विस्मयकारी वीरतापूर्ण भावना थी। लिन युआन के कमरे से बाहर निकलने के बाद लियू जी ने काफी देर तक अपने हाथों को मुट्ठी में कसकर बंद रखा। लियू जी के जाने के बाद लिन युआन ने आईने में देखा और अपने सिर के पीछे को छुआ। वो थोड़ा उलझन में था। लंबाई बढ़ना एक खुशी की बात थी। जाहिर है उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई थी, लेकिन वह इसे देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। जहां तक डायमंड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिस्टल का सवाल है, तो उन्हें प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका रेडियंस डॉलर की एक बड़ी राशि खर्च करना और उन्हें बाजार से खरीदना था। बाजार में मिलने वाली वस्तुओं को दुर्लभ नहीं माना जाता था, चाहे वे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। यही कारण था कि लिन युआन ने डायमंड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिस्टल्स के बदले में फ्लावर ब्रोकेड मोती का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। हीरा प्रोटीन रेशम कीट क्रिस्टल्स बाजार में प्रचलित थे, क्योंकि वे एक प्रकार के कीट प्रजाति के कीट थे जो वर्ष में 5 बार अपना कवच उतार देते थे। इस आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था। इसके बदले में दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करना एक मूर्खतापूर्ण बात थी। भले ही लिन युआन को इन नुकसानों की परवाह न हो, लेकिन वह अपने गुट के निर्माण और विकास के दृष्टिकोण से भी ऐसा नहीं करेगा। अगर वह गुट बनाना चाहता था, तो उसे सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करना पड़ता था और सभी संसाधनों का सबसे उचित उपयोग और एकीकरण करना पड़ता था। इस तरह वह अंतहीन भंडार जमा कर सकता था। लियूजी अब रेडियंस 100 सीक्वेंस 930 बन गए थे और रेडियंस सेक्रेड हॉल ने इस खबर की घोषणा की थी। इससे कई प्रशंसक, जो उन्हें तब से फॉलो कर रहे थे जब से उन्होंने रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रवेश किया था, रो पड़े। लियू जी के लिए खुश रहने वाले हवेली के लोगों के अलावा बाई हाओ और वांग फैन भी उसके लिए सबसे ज्यादा खुश थे। वे रेडियंस 100 और ई लेवल गिल्ड क्लब की मुख्य टीम के सदस्य थे। हालांकि बाई हाओ और वांग फैन को पहले से ही पता था कि लियू जी रेडियंस 100 सीक्वेंस में वापस आने वाले हैं, लेकिन जब उन्होंने रेडियंस सेक्रेड हॉल में उनकी वापसी देखी, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बहते हुए गर्म आंसू उनकी सालों पुरानी दोस्ती का सबूत थे। इसलिए बाई हाओ एंड वांग फैन के चेहरे पर बाद के दिनों में भी मुस्कान बनी रही। लेकिन प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्टार वेब के पत्रकारों ने यह प्रस्तुत किया कि वे लियू जी के प्रतिद्वंद्वी का मजाक उड़ा रहे थे। इससे वे बहुत नाराज हो गए। जिस दिन लियू जी गिल्ड क्लब की स्थापना के लिए आवेदन करने गिल्ड अलायंस के पास गए, उस दिन उनका काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। यह रेडियंस फेडरेशन में सीक्वेंस के विशेषाधिकार को साबित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि लियू जी ने गिल्ड अलायंस को गिल्ड क्लब का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने सार्वजनिक घोषणा करने से पहले लिन युआन के इस वर्ष के रेडियंस 100 सीक्वेंस में प्रतिस्पर्धा करने और सीक्वेंस सदस्य बनने तक इंतजार करने का इरादा किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब लियू जी ने गिल्ड गिल्ड क्लब की स्थापना के लिए आवेदन किया था, तो उन्होंने अध्यक्ष के कॉलम में केवल एक नाम भरा था, ब्लैक। पिछले कुछ दिनों में लिन युआन ने अंधे व्यापार पद्धति के माध्यम से 10 फूल ब्रोकेड मोती का उपयोग करके सिल्वर फ्लड ड्रैगन सार रक्त की 170 बूंदों का आदान प्रदान किया था। इस फसल ने उसे बहुत असंतुष्ट महसूस कराया। हालांकि सिल्वर फ्लड ड्रैगन प्रजाति फय का सार रक्त दुर्लभ था, लेकिन यह बहुत उपयोगी नहीं था। सिल्वर फ्लड ड्रैगन प्रजाति फय दुर्लभ थे, इसलिए भले ही फ्लावर ब्रोकेड मोती क्रिएशन मास्टर्स के पसंदीदा थे, लेकिन इस बात की एक सीमा थी कि कितना सार रक्त बदला जा सकता था। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस बार का अंधा व्यापार घाटे का सौदा था, लेकिन लाभ भी नहीं था। लिन युआन समझ गया कि अंधा व्यापार जैसी विधि अपरंपरागत वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए अनुपयुक्त थी। हालांकि सिल्वर फ्लड ड्रैगन एसेंस रक्त की ये 170 बूंदें स्पिरिट ड्राइंग इचथियोस और ब्लैकी के उपयोग के लिए पर्याप्त से अधिक होंगी। इसी समय ऐसे में ऐसे में लिन युआन ने पिछले दिनों दुर्लभ जीवन रूप मंडप में बाजार मूल्य पर लियू जी के लिए 3 डायमंड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिस्टल्स खरीदे। प्लैटिनम ये फैंटेसी नस्ल की कीट रानी को डायमंड प्रोटीन रेशम कीट क्रिस्टल्स को अवशोषित करने में अक्सर लगभग 10 दिन लगते हैं। ये 3 डायमंड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिस्टल्स लियू जी के लिए 1 महीने तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त थे। उनका मानना था कि विकास के स्रोत प्रकार के कोकून को डायमंड प्रोटीन सिल्कवर्म क्रिस्टल्स के साथ सामान्य होने में 15 दिनों से भी कम समय लगेगा। इन कुछ दिनों में
लिन युआन ने बहुत सारे यूसनिया को चांदी में बदल दिया। वह इस तरह से अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। रेडियंस मून माउंटेन में चंद्र महारानी के साथ प्रश्न उत्तर सत्र से लौटने के बाद लिन युआन 3 सिल्वर लीजेंड, माउंटेन रिवर, इटर्नल लाइफ काप्स को लाल चंदन दीर्घायु मछली टैंक में डालने के लिए तैयार था। जब वह हु क्वान को कांस्य पौराणिक लकड़ी बुनाई घर सेंटीपीड देने जा रहा था, जिसका स्पिनरेट विकास के दौरान विभाजित हो गया था, तो उसका फोन बज उठा। जीनियस अब लिन युआन की बाहों में लेटा हुआ था, लगातार लौट रहा था और शरारती हरकतें कर रहा था। वह समय समय पर लिन युआन को गुदगुदी भी करता था और उसके साथ खेलता भी था। लिन युआन को गुदगुदी से सबसे ज्यादा डर लगता था, इसलिए उसे जीनियस के छोटे छोटे पंजों से बचते रहना पड़ता था। जीनियस के हजार सवालों वाला जानवर जानवर बन जाने के बाद हालांकि उसकी सोने की आदत में काफी बदलाव आ गया था, लेकिन दोपहर में वह बहुत ऊर्जावान हो जाता था। उसकी गड़बड़ी पैदा करने की आदत में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। जब जीनियस ने लिन युआन का फोन बजते सुना, तो उसने कहा, युआन, जल्दी से कॉल का जवाब दो। अपनी बाहों में जीनियस को मचलते देख वह उसके मुलायम बालों को प्यार से सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर तुम परेशान नहीं होते तो मैं फोन उठा लेता। जीनियस पहले भी खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन लिन युआन द्वारा फोन उठाए जाने के बाद वह उसकी बाहों में आज्ञाकारी और निश्चल था। लिन युआन और दूसरे व्यक्ति के बीच बातचीत को बाधित करने से डरता था। जब लिन युआन ने फोन उठाया तो उसने लिसन की आवाज सुनी। विशेषज्ञ, मैं तय स्थान पर पहुंच गया हूं। जब वह बोल रहा था तो लिसन हवेली के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वह जानता था कि आज की बैठक उसके और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर और ऑफ कॉमर्स के भविष्य का निर्धारण करेगी। लिन युआन ने जीनियस को अपनी बाहों में थपथपाया और कहा, जाओ जीनियस, जाओ और अतिथि को प्रवेश द्वार पर ले आओ। युआन की बातें सुनकर जीनियस ने प्यारी आवाज में कहा, युआन, म्याऊ, मैं अब चलता हूं। लिन युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और जीनियस को उसके छोटे से सिर पर उसके रोएनदार फर को ब्रश करने में मदद की। फिर उसने धीरे से उसके सिर को 2 बार रगड़ा और उसे नीचे रखने के लिए नीचे झुका। उस समय जीनियस उसकी बाहों से उछलकर उसकी गर्दन पर आ गया और अपना रोएनदार चेहरा उसके गाल पर रगड़ने लगा। एक छलांग के साथ वह लिन युआन के कंधे से जमीन पर उतरा। जब जीनियस दौड़ रहा था तो पीछे की ओर उसकी 2 लंबी सफेद पूंछें सुरुचिपूर्ण ढंग से हिल रही थीं और उसकी मुद्रा अविश्वसनीय रूप से हल्की थी। लिन युआन ने उसके चेहरे पर गर्मी महसूस की और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। चिमी अभी भी सो रहा था। लिन युआन के साथ जाने के अलावा जीनियस आमतौर पर फिनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री के नीचे चिमी की रखवाली करता था। लिन युआन के सभी परियों में से चूंकि जीनियस 100 प्रश्न जानवर जैसे गृह व्यवस्था करने वाले जानवर से विकसित हुआ था और उसकी बुद्धि बहुत अधिक थी, केवल मॉर्बियस को छोड़कर जो लिन युआन के हाथ के कंगन में छिपा हुआ था, जीनियस ने अन्य परियों की देखभाल की। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई, जो आमतौर पर लिन युआन के बारे में बहुत उत्साही नहीं थी, हर बार जब जीनियस स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करती थी तो थोड़ी देर के लिए जीनियस के चारों ओर उड़ती थी। लिन युआन इतने सालों से जीनियस और चिमी के साथ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जीनियस को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वह बहुत समझदार था, फिर भी वह एक बिल्ली प्रजाति का फी था जो स्वभाव से घमंडी था। ठीक उसी तरह जैसे धातु प्रकार की स्वर्ण बिल्ली प्रजाति की परी जो शिन यिंग को लग गई थी, उसने झांग शियाओबाई के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। सिवाय उसके, जीनियस भी वैसा ही था, लेकिन अन्य बिल्ली प्रजातियों की तरह घमंडी होने के अलावा वह बहुत समझदार भी था। जीनियस की बुद्धि बहुत अधिक थी और वह लिन युआन के पारस्परिक संबंधों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसलिए वह उन लोगों या चीजों को भी स्वीकार कर लेता था जिन्हें लिन युआन स्वीकार करता था। लियूजी, वेन्यू और हु क्वान के अलावा यहां तक कि मदर ऑफ ब्लड बाथ और एंडलेस समर, जो दोनों परी थे, उन्हें भी जीनियस को पकड़ना और उसके साथ खेलना पसंद था। लेकिन कुछ असंबंधित लोगों का सामना करते समय जीनियस बिल्ली प्रजाति के परियों की उदासीनता और लालित्य को बरकरार रख सकता था। उदाहरण के लिए, इस समय हवेली के प्रवेश द्वार पर खड़े लिसन की बुद्धि बहुत अच्छी थी। वह पारस्परिक संबंधों को संभालने में भी माहिर था, लेकिन जितनी देर वह हवेली के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा, उतना ही वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था। ठीक इसी समय आसमान में अंधेरा छाने लगा था, लेकिन दूर की चीजें अभी भी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थीं। सुनो, उसने पाया,
कि शाही राजधानी में स्पष्ट रूप से सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन उसके सामने स्थित भवन का अंदरूनी भाग गर्मियों की तरह हरा भरा था और उसमें से हल्की सी बांस की सुगंध भी आ रही थी। अक्सर कहा जाता है कि लोग बांस के बिना नहीं रह सकते। बांस की खुशबू फैली हुई थी जो लिसन की नाक तक पहुंच रही थी। बांस की खुशबू से व्यक्ति शांत और स्थिर हो जाना चाहिए, लेकिन इससे वह और भी अधिक घबरा गया। उसी समय लिसन ने एक प्यारी किंतु विनम्र आवाज सुनी। दूर की हवेली से लौटने पर आपका स्वागत है। मेरे पीछे अंदर आ जाओ। यह आवाज सुनकर लिसन ने काफी देर तक खोजबीन की। फिर उसे एहसास हुआ कि यह आवाज एक सफेद बिल्ली की थी। वह हवेली के प्रवेश द्वार के बीच में बैठी हुई थी और उसकी नीली आंखें उसे न्याय और उदासीनता के भाव से देख रही थीं। सुनो ने जल्दी से जवाब दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब लिसन ने बोलना समाप्त किया तो उसने देखा कि सफेद बिल्ली खड़ी हो गई और आगे चलकर उसे रास्ता दिखाती रही तथा समय समय पर पीछे मुड़कर भी देखती रही। सुनो, यह महसूस हुआ कि यह सफेद बिल्ली बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि क्या उसके पीछे वाला व्यक्ति अभी भी उसका पीछा कर रहा है। जब लिसन ने इस सफेद बिल्ली को देखा तो उसने अवचेतन रूप से सोचा कि यह एक घरेलू जानवर है। हालांकि उसने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस दुनिया में उसके सामने खड़ी इस सफेद बिल्ली जितनी सुंदर और आकर्षक कोई भी हाउसकीपिंग जानवर नहीं होगा। हाउसकीपिंग जानवर बहुत आम थे और लिसन के पास बचपन में एक बेहतरीन हाउसकीपिंग जानवर था। यहां तक कि सबसे बेहतरीन हाउसकीपिंग करने वाले जानवर की आंखों में भी इस सफेद बिल्ली जैसी चमक नहीं हो सकती। इसके अलावा इस सफेद बिल्ली की दो पूंछ थीं। सुनो ने दूर से एक बड़ी हवेली देखी जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। हालांकि उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह जितना करीब गया उतना ही ज्यादा आशंकित और घबराया हुआ था। जब वह हवेली के पास गया तो अचानक लिसन को एक बोर्ड मिला जिस पर लिखा था, दूर से लौटना। लिसन को बोर्ड पर लिखे शब्दों से आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि बोर्ड जिस सामग्री से बना था उससे आश्चर्य हुआ। यह पूरी तरह से जेड टेक्सचर वाली पुरानी विलो लकड़ी थी। इससे पहले कि लिसन कुछ सोच पाता, प्यारी आवाज ने कहा, हम यहां हैं। तभी लिसन ने देखा कि सफेद दो पूंछ वाली बिल्ली आगे की ओर छलांग लगा रही है। उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह लगभग 18 या 19 साल के एक हंसमुख युवक की बाहों में भाग गई थी। वह उसकी गर्दन को प्यार से सहला रहा था। सुनो, उसे जानता था। वह वही विशेषज्ञ था जो उसे स्टार वेब पर मिला था। यह खुशमिजाज युवक किसी भी तरह के कांस्य महाकाव्य फय को आसानी से खत्म कर सकता था और उसके पास एक उन्नत क्लास 4 क्रेशन मास्टर था जो उसका समर्थन करता था। जब लिसन ने लिन युआन को देखा तो उसने भी लाल फीनिक्स जैसी आंखों और कोने में एक सुंदर तिल वाले इस युवक को देखा। वह देख सकता था कि यह युवक सक्षम और शांत था। वह सक्षम और शांत तो था, लेकिन उसमें परिपक्वता की झलक थी जो उसके रूप रंग से मेल नहीं खाती थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत कुछ झेल चुका था। हालांकि लिसन की लाल फेनिक्स आंखों के चारों ओर भयानक काले घेरे थे और वह सांसारिक लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गड़बड़ी से निपट रहा था और उसके तुरंत बाद वहां पहुंच गया था। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अंदर बैठो। फिर वह आगे बढ़े और पानी वाले गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठ गए और मेज पर तैयार की गई थ्री ट्रेजर्स टी को लिया और अपने और लिसन दोनों के लिए एक एक कप चाय डाली। जब लिन युआन अंदर गया और उसने सामान को उजागर किया तो सुनो, जो उसके पीछे था पूरी तरह से अचंभित रह गया। यदि लिसन ने यह दृश्य किसी अन्य समय देखा होता तो वह सोचता कि वह अपनी थकान और चिंता के कारण भटक रहा है, या फिर यह अनुमान लगाता कि क्या यह भवन जो जेड बनावट वाली लकड़ी से सजा हुआ प्रतीत होता है और जेड बनावट वाली चमक बिखेर रहा है, उसकी नकल साधारण जेड बनावट वाले पत्थरों से की जा सकती है। लेकिन उस चमक का दिल पर एक शांत प्रभाव पड़ा और लकड़ी की उस अनोखी बनावट ने लिसन को बताया कि सब कुछ असली था। भले ही लिसन की भावनात्मक बुद्धि बहुत अच्छी थी, लेकिन वह भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब वह होश में आया तो उसने पाया कि वह खुशमिजाज युवक वहीं बैठा था, 2 कप गर्म चाय डाल रहा था और शांति से उसकी ओर देख रहा था। लड़ाकू शक्ति, मैं हार नहीं मानता। इस समय लिसन को अपनी दृष्टि में अचानक परिवर्तन महसूस हुआ। वह सोचता था कि कमरों को सजाने के लिए बहुत सारे उच्च श्रेणी के पौधों का उपयोग करने वाले उभरते हुए गुट बहुत शानदार थे, लेकिन अब जब उसने इस हवेली को देखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में जानता था कि अद्वितीय नींव का क्या मतलब है। सुनो, उसने अपना आश्चर्य बलपूर्वक रोक लिया और युवक के सामने बैठ गया। लिसन के बोलने से पहले ही खुशमिजाज युवक ने कहा,
यह शुरुआती सर्दियों में ठंडा है और आपने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हैं। गर्म होने के लिए कुछ गर्म चाय पी लीजिए। लिन युआन ने लिसन को आमंत्रित किया था ताकि वह उसकी और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स की निष्ठा को स्वीकार कर सके। हालांकि उन्हें अभी भी लिसन के माध्यम से यह जानना था कि लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स को वर्तमान में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लिन युआन लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर कब्जा करना चाहता था और लिसनिंग को अपने अधीनस्थ के रूप में इसका प्रबंधन करने देना चाहता था, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिन युआन को सुविधा प्रदान कर सकता था। जब तक लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स की कठिनाइयां चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाई गई सुविधा से कम या बराबर थीं, लिन युआन उनकी निष्ठा स्वीकार करने के लिए तैयार था। यदि परेशानी की मात्रा सुविधा के बराबर होती, तो लिन युआन जो कुछ भी करता वह बेकार होता। इसके बावजूद वह अभी भी उन्हें अपने अधीन लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि वह लिसन की प्रतिभा की सराहना करते थे। एक निजी गुट की स्थापना करने के लिए जहां जहां हर कोई कुलीन वर्ग का हो, लिसन जैसी प्रतिभा का होना आवश्यक था। लिन युआन ने देहुआ चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय का कप उठाया और अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाने से पहले 3 खजाने वाली चाय का एक घूंट लिया। कप में 3 खजानों वाली चाय को संभवतः 4 खजानों वाली चाय कहा जाना चाहिए। जब वेन्यू यह थ्री ट्रेजर्स चाय बना रही थी, तो उसने इसमें दुर्लभ प्लम मिलाए थे, जिससे चाय का स्वाद और भी बेहतर हो गया। बेर के खट्टेपन और मिठास ने पाइन नट्स के तेल की खुशबू को खत्म कर दिया। इसके विपरीत एंसे ने इसने 3 खजाने की चाय में अन्य 2 सामग्रियों की खुशबू को बढ़ा दिया, जो बेर के फूल और बुद्ध के हाथ के फूल थे। जब लिसन ने लिन युआन के शब्द सुने, तो उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। चाहे जो भी हो, उसके सामने इस हंसमुख युवा ने उसे समानता और सम्मान दिया था। इतने सालों से, खासकर तब से जब लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स में कुछ ऐसा हुआ था, जब लिसनिंग क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स से गुहार लगाने जाता था और उनके अनुचर उसे मुश्किल स्थिति में डाल देते थे। इसके विपरीत, यह हंसमुख लड़का, जो इस हवेली में अपार धन संपत्ति और गहरी नींव के साथ रह रहा था, उसके साथ एक पुराने दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने उसे एक कप गर्म चाय पिलाई ताकि वह शुरुआती सर्दियों की ठंड को दूर कर सके। इस तरह के एहसास ने लिसन को गर्म महसूस कराया। सुनो, चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उसे यहां आने की जल्दी में पानी पीने की चिंता नहीं थी, इसलिए हवेली के प्रवेश द्वार पर उसे प्यास लगी थी। एक छोटा सा घूंट भरते ही बेर की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। फिर उसने अपने मुंह में चाय का स्वाद लिया। यद्यपि उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी जितना अधिक वह इसका स्वाद लेता, उतना ही अधिक उसे आश्चर्य होता। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स में बेची जाने वाली मुख्य आध्यात्मिक सामग्री कांस्य से लेकर सोने तक के बुद्ध के हाथ के फूल थे, और इसने स्टार वेब पर कई क्लास 4 और क्लास 5 स्टोर्स को भी आपूर्ति की। इससे लिसनिंग बुद्ध के हाथ के फूलों से बहुत परिचित हो गई। चाय में बुद्ध के हाथ के फूल के शुरुआती स्वाद पर लिसन की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसे एहसास हुआ कि बुद्ध के हाथ के फूल का स्वाद प्लेटिनम बुद्ध के हाथ के फूलों से बहुत मिलता जुलता था, जो उसने पहले चखा था। हालांकि स्वाद बहुत ज्यादा मधुर था। यदि प्लेटिनम बुद्ध के हाथ के फूलों को सुखाकर आध्यात्मिक सामग्री के रूप में बेचा जाए, तो एक छोटे से टुकड़े की कीमत 3 लाख रेडियंस डॉलर से अधिक होगी। ऐसी कीमती चीज वास्तव में चाय में स्वाद को समृद्ध करने के लिए एक अगोचर हल्का सा स्वाद था। इस विलासिता ने एक बार फिर लिसन को उसके सामने इस हंसमुख लड़के की नींव को समझने की अनुमति दी। यह जानना जरूरी था कि अमीर होना और पैसे को पैसा न समझना एक तरह से अलग अलग बातें हैं। जब लिन युआन ने लिसन को गर्म चाय पीते और अपने शरीर को गर्म करते देखा, तो उसने कहा, मुझे लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बताओ। लिन युआन ने सीधे मुद्दे पर आकर सीधे सवाल पूछा। अन्य लोग लंबे समय तक उत्तर देने के लिए तैयार रहते, जो उनके लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो सकता था। हालांकि लिसन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि यह वास्तव में सामने आई समस्याओं और कठिनाइयों को उजागर और प्रस्तुत कर रहा था। लिसन ने लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के फायदों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। वह जानता था कि उसके सामने मौजूद इस युवा के लिए यह कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने उन कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जिसका सामना उसे करना पड़ा। लिन युआन लिसन की बातें सुन रहा था, जबकि उसकी उंगलियां पूरी तरह से जेड बनावट वाली मेज पर धीरे से टैप कर रही थीं, जिससे एक हल्की ध्वनि निकल रही थी। जब लिसन ने अपना परिचय समाप्त किया, तो वह पहले जैसा घबराया हुआ और चिंतित नहीं था। उन्होंने इस युवक के सामने सब कुछ रख दिया था।
इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें केवल इस युवक के निर्णय की प्रतीक्षा करनी है। जब लिसन हवेली में पहुंचा था, तो वह बहुत घबराया हुआ और हैरान था। इसलिए वह अकड़ कर चल रहा था। अब जब वह शांत हो गया था, उसने टेबल पर रखा चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। फिर जब लिसन ने पलटकर देखा, तो उसने एक अजीब दृश्य देखा जो इस दुनिया से संबंधित नहीं था। बैंगनी रंग की चमक में नाचती तितलियां और तैरते हुए 5 भाग्यवान रांचस ने लिसन को ऐसा महसूस कराया कि उसकी फाइनिक्स आंखें अंधी हो गई हैं। 5 फॉर्च्यून रांचस बहुत दुर्लभ नहीं थे और एलीट रांचस केवल 60 या 70 रेडियंस डॉलर के थे। लेकिन वह कांस्य निर्दोष 5 फॉर्च्यून रांचस का एक बड़ा समूह कहां देख सकता था। सुनो, चाय पी रहा था लेकिन सदमे के कारण खांसने लगा। उस समय लिन युआन ने भी सोचना समाप्त कर दिया था। लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अब जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वह यह थी कि एक गुट उभर रहा था जो उस पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन इस उभरते हुए गुट के पीछे एक ऐसे अनुभवी गुट की छाया थी जिसका कोई समृद्ध आधार नहीं था। यह अनुभवी गुट वही था जिसने लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक क्लास 4 क्रिएशन मास्टर और 3 क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स को अपने साथ मिला लिया था। समृद्ध आधार के बिना भी एक अनुभवी गुट के पास कम से कम क्लास 4 क्रिएशन मास्टर होना चाहिए। युद्ध शक्ति के संदर्भ में यदि अन्य गुट किसी गुट को अनुभवी के रूप में मान्यता देते हैं, तो उनके पास राजा श्रेणी या उच्चतर युद्ध शक्ति होनी चाहिए। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ जाने वाले गुट के पास युद्ध शक्ति के मामले में सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। केवल एस रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को ही मिथ ब्रीड फेज के साथ रेडियंस फेडरेशन में सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ कहा जा सकता है। हालांकि राजा वर्ग से ऊपर की युद्ध शक्ति की परिभाषा अस्पष्ट थी। यहां तक कि यदि सुजरेन फे मिथक नस्ल नहीं बने, तो भी उन्हें राजा श्रेणी और उससे ऊपर की लड़ाकू शक्ति वाला कहा जा सकता है। सुजरेन मिथेई मार फे के रूप में एंडलेस समर को शिखर सम्राट श्रेणी की युद्ध शक्ति माना जाता है। इसलिए हालांकि लिन युआन के निजी गुट में कुछ शक्तिशाली लोग थे, लेकिन यह चरम युद्ध शक्ति के मामले में अन्य गुटों से पीछे नहीं था। देर रात और शिल्पकला एक साथ बेहतर होते हैं। लिन युआन ने केवल लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स के खाली खोल पर कब्जा कर लिया, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा अनुभवी गुट ने अपने सभी क्रिएशन मास्टर्स को लूट लिया था। यदि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स पर कब्जा करने के बाद इस अनुभवी गुट ने उसे काट लिया, तो लिन युआन ने अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए बिना आधार के इस अनुभवी गुट को लेने में कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि उसने अपना निजी गुट बनाने का फैसला किया था। इसका इस्तेमाल भविष्य में अन्य अनुभवी गुटों को डराने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार जब उनके पास उनके निजी गुट के बारे में कोई विचार होगा, तो उन्हें तौलना होगा कि वे योग्य हैं या नहीं। युद्ध शक्ति में टकराव के अलावा जब तक दूसरे पक्ष के पास कक्षा 5 सृजन मास्टर्स नहीं थे, लिन युआन को विश्वास था कि संसाधनों के मामले में उनका ऊपरी हाथ होगा। भले ही दूसरे पक्ष के पास कक्षा 5 के सृजन मास्टर्स थे, लिन युआन ने वास्तव में कांस्य लीजेंड फे के साथ कक्षा 5 के सृजन मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया। मामले पर विचार करने के बाद लिन युआन ने लिसन ऑन लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निष्ठा स्वीकार करने का फैसला किया। हालांकि अब लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स सिर्फ एक खोखला खोल रह गया था, लेकिन इसके चैनल और कार्य अभी भी मौजूद थे। यह कहा जा सकता है कि वहां हजारों काम किए जाने थे। अब तक उसे केवल एक ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। वह थी अनुभवी गुट के अंतर्गत उभरता हुआ गुट, जो उस पर नजर गड़ाए हुए था और उसे अपने में मिलाना चाहता था। लिन युआन को लगा कि इस तरह की परेशानी की तुलना लिसन जैसी प्रतिभा से करने पर उसने कुछ नहीं खोया। चूंकि लिन युआन ने मामले का मूल्यांकन कर लिया था, इसलिए उसने अपने हाथ में चाय का कप उठाया और आगे बढ़ा। जब लिसन ने लिन युआन की हरकत देखी, तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। लिसन ने जल्दी से चाय का प्याला उठाया और उसे लिन युआन के चाय के प्याले से टकराया। फिर उसने उत्साह से 3 खजाने वाली चाय को एक ही घूंट में पी लिया। इसके बाद लिसन ने शूरवीर की सलामी के साथ जमीन पर आधा घुटने टेक दिए और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से एक चांदी का रण निकल आया। मैं, सुनो, इच्छा शक्ति ऋण की कसम खाता हूं। यह कहते हुए लिसन ने पानी के गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठे हंसमुख युवक की ओर देखा। लिन युआन ने अपनी हरकत नहीं रोकी और कहा, मैं लिन युआन हूं। जब लिसन ने यह सुना, तो उसने बहुत ही गंभीर और सम्मानजनक भाव से उत्तर दिया, मैं लिसन विल पावर रून की शपथ लेता हूं कि मैं अपना पूरा जीवन और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स को लिन युआन को समर्पित करूंगा। मैं केवल यही आशा करता हूं कि मुझे आशीर्वाद मिले
और मैं लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स को आगे ले जा सकूं। सुनो ने यह नहीं बताया कि अगर शपथ तोड़ी गई तो क्या होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शपथ में अपना पूरा अस्तित्व लिन युआन को समर्पित कर दिया था। लिन युआन लिसन को इच्छा शक्ति ऋण पर नियंत्रण से वंचित कर सकता था और उसे एक ही विचार से स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा द्वारा अस्वीकार कर सकता था। यद्यपि इससे लिसन की मृत्यु नहीं होगी, फिर भी स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा से अस्वीकृत होने और लिसन की जान लेने की इच्छा रखने में कोई विशेष अंतर नहीं था। यह एक गंभीर मामला था कि लिसन ने इच्छा शक्ति ऋण का उपयोग करके ऐसी स्वर्ग और पृथ्वी शपथ ली थी, लेकिन उसने ऐसा अपनी वफादारी दिखाने के लिए और अपने हित के लिए किया था। लिन युआन वास्तव में इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे इस दौरान लिन युआन के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेनी चाहिए। आखिरकार लिसन ने लिन युआन से सिर्फ एक बार ही स्टार वेब पर मुलाकात की थी। यह बताना तो दूर की बात है कि वह उसे कितनी अच्छी तरह से जानता था। हालांकि लिसन ने कुछ देर सोचा और एक कड़वी मुस्कान के साथ उसे एहसास हुआ कि उसे सोचने का अधिकार ही नहीं है। वह जानता था कि अगर और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स भी आ गए तो वे शायद एक बेकार मोहरा बन जाएंगे। अब उसके पास उपलब्ध इन सभी विकल्पों में से यही सबसे अच्छा विकल्प था। चूंकि लिसन आ चुका था, इसलिए अगला काम यह था कि वह यथासंभव अपना अधिकतम मूल्य दिखाए और अपनी क्षमताओं को साबित करे, ताकि वह और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स अधिक संसाधन प्राप्त कर सके। इस क्षण से लिसन लिन युआन का परिचारक बन गया था, जो अनुचर शूरवीरों और रक्षकों से अलग था। जब तक लिन युआन लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रक्षा करेगा, वह लिसनिंग का स्वामी रहेगा। उस समय हु क्वान ने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला गया। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी उठा था और कमरे से बाहर निकलते समय वह अभी भी थोड़ा चकित X20 था। यदि कोई अन्य समय होता तो यह वह समय होता जब वह way टूलमैन के in रूप में काम fear. करता। हु क्वान हतप्रभ था, लेकिन जब वह नीचे आया और अपने सामने यह दृश्य देखा तो उसे लगा कि वह अभी भी जागा नहीं है। नीचे इन दोनों युवकों की मुद्रा क्या है? यह बहुत अजीब है। यद्यपि हुक्वान ने अपनी इच्छा शक्ति रून के साथ लिसन की शपथ लेने की पूरी प्रक्रिया को नहीं देखा था, लेकिन जब उसने लाल फीनिक्स आंखों और आंखों के कोने में एक तिल के साथ युवक को जमीन पर आधा घुटने टेकते हुए देखा, तो वह जानता था कि उसे लिन युआन के पक्ष में माना जाना चाहिए। लिसन ने इच्छा शक्ति ऋण के साथ शपथ लेने के बाद लिन युआन आगे बढ़ा और उसे जमीन से ऊपर खींचने के लिए आगे बढ़ा। जब लिसन ने अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए विल पावर रून के साथ शपथ ली, तो लिन युआन ने मना नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि विल पावर रून शपथ वास्तव में इस दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली गारंटी थी। जब पूर्ण हित होते थे तो एक दूसरे से सावधान रहना पड़ता था, ठीक लिन युआन के पिछले जीवन की तरह। यदि एक पक्षकार परिणामों पर विचार किए बिना एकतरफा रूप से समझौते को फाड़ देता है, तो वह समझौता रद्दी कागज के समान होगा। विल पावर ऋण की शपथ लेना एक समझौते को अटूट शपथ में बदलने के समान था। अगर विल पावर ऋण की शपथ लेने वाला पक्ष समझौता तोड़ता है, तो यह उसकी जान से कीमत चुकाने के समान होगा। यह कुछ कुछ दो अजनबियों जैसा था, जिन्होंने पहले विवाह लाइसेंस प्राप्त किया और फिर प्यार हो गया। लिन युआन यह सोचकर थोड़ा शर्मिंदा था। यह कैसी विचित्र उपमा थी। लिसन द्वारा इच्छा शक्ति ऋण की शपथ लेने के बाद लिन युआन वास्तव में स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग कर सकता था और लिसन और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑन ऑफ कॉमर्स में संसाधन डाल सकता था। वह लिसन को अपनी क्षमताओं को उजागर करने और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विकसित करने की अनुमति देगा। साथ ही लिसन लिन युआन को और अधिक लाभ भी पहुंचा सकता है। यह लिन युआन और लिसन दोनों के लिए जीत की स्थिति थी। यह कहना जरूरी था कि लिसन ने जब विल पावर रून की शपथ ली, तो वह ऐसा व्यक्ति बन गया था जिस पर लिन युआन भरोसा कर सकता था। जब लिन युआन ने हु क्वान को देखा, तो उसने कहा, चाचा हु, कितना अच्छा होता अगर आप दिन भर व्यस्त रहने के बाद रात को ज्यादा सोते। देर तक जागने से आपके लीवर को नुकसान पहुंचता है। लिन युआन की राय में हु क्वान का शरीर इसे सहन नहीं कर सकता था, भले ही वह आमतौर पर देर तक जागता था। आखिरकार झांग शियाओबाई को भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वुल्फबेरी को इंसुलेटेड कप में भिगोने के बारे में पता था। जब हु क्वान ने यह सुना, तो उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और जवाब दिया, देर रात और शिल्पकला एक साथ बेहतर होते हैं। जब लिसन ने हु क्वान की बातें सुनी और तो उसने हु क्वान को अलग नजर से देखा। उसने अपने दिल में पहले से ही इस बेतरतीब दाढ़ी वाले चाचा को लेबल कर दिया था।
लिन युआन के मुंह के कोने भी थोड़े से हिल गए। वह हु क्वान को रात में सोने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लियू जी को हु क्वान को टॉनिक भोजन देने का काम सौंपा। अंकल हूँ, क्या आपने स्पिरिट क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दी है? जैसे ही लिन युआन बोल रहा था, वह मेज से वेन्यू द्वारा पकाया गया हिबिस्कस केक ले आया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर जीनियस को खिलाने लगा, जो उस बाहों में बैठा था। उसे अभी भी ये नरम स्नैक्स खाना पसंद था, लेकिन जब स्वाद की बात आई, तो उसे लिन युआन की तरह मांस खाना पसंद था, विशेष रूप से सुअर का मांस। जब हु क्वान ने लिन युआन की बातें सुनी, तो वह जोर से हंस पड़ा। हु क्वान, जो अभी भी थोड़ा नींद में था, तुरंत उत्साहित महसूस किया। हा हा हा, मैंने रिपोर्ट कर दी है। थोड़ी देर बाद स्पिरिट क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन के उन बूढ़े लोगों को मेरे लिए एक समारोह आयोजित करने के लिए वापस आना होगा। हु क्वान ने जब यह कहा, तो वह बहुत उत्साहित और रोमांचित था। अस्त व्यस्त दाढ़ी वाला यह मोटा चाचा खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। अब उसके मन में जीवन में विजेता बनने की मानसिकता थी, क्योंकि अब वह क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बनने से केवल एक उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य फे की दूरी पर था। थे आयु में जीवन में अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेने से अधिक सुखद और क्या हो सकता है। लिन युआन ने हु क्वान के उत्साहित और रोमांचित चेहरे को देखा और कहा, अंक हु, ऐसा लगता है कि आपको कल स्पिरिट क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन की एक और यात्रा करनी होगी। लिन युआन के शब्दों ने हु क्वान को थोड़ा हैरान कर दिया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। जैसे ही हु क्वान पूछने वाला था, लिन युआन ने कहा, चाचा हु, मेरे पास वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जब हु क्वान ने लिन युआन की बातें सुनी, तो वह आश्चर्य से भर गया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसके शरीर पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। जब लिसन, जो किनारे पर था, ने हु क्वान की अभिव्यक्ति देखी, तो वह जानता था कि लिन युआन ने जिस वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड का उल्लेख किया था, उसकी गुणवत्ता कम नहीं होगी। जब लिसन ने हु क्वान द्वारा स्पिरिट क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन के अनुष्ठान के बारे में उनकी बातचीत के बारे में सुना, तो उसने अनुमान लगाया कि अस्त व्यस्त दाढ़ी वाला यह चाचा कोई स्पिरिट क्राफ्ट्समैन ग्रैंड मास्टर है, जो कक्षा 5 में पहुंचने वाला है। लकड़ी की बुनाई करने वाला घर सेंटीपीड, जो एक स्पिरिट क्राफ्ट्समैन ग्रैंड मास्टर को बहुत अधिक उत्सुक बना सकता है। वह कम से कम एक कांस्य दोष रहित लकड़ी की बुनाई करने वाला घर सेंटीपीड तो था ही। जब लिसन ने लिन युआन के साधनों के बारे में सोचा, तो उसने सोचा, यह वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड, जिसने इस अव्यवस्थित दाढ़ी वाले चाचा को इतना उत्सुक बना दिया, वह महाकाव्य नहीं होगा यह, है ना? लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से कांस्य लीजेंड वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड को बुलाया। पूरी तरह से जेड बनावट वाली मेज पर 30 सेंटीमीटर लंबा गहरे हरे रंग का बहुपैर वाला कीट प्रजाति का फे दिखाई दिया। चूंकि लिन युआन ने जिस वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड को चुना था, वह बहुत सक्रिय और जीवंत था, इसलिए जब उसे बुलाया गया, तो वह पूरी तरह से जेड बनावट वाली मेज पर लिन युआन और अन्य लोगों से छिपने लगा। लिन युआन ने इस कांस्य एक्स लीजेंड वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड को अपने हाथ में ले लिया। अन्यथा उसे वास्तव में डर था कि यह छोटी सी चीज पूरी तरह से जेड बनावट वाली मेज को कुतर देगी। लिसन का ध्यान समय गया जब उसने 30 सेंटीमीटर लंबे गहरे हरे रंग के कीट प्रजाति के इस परी को देखा। अब वह इस तथ्य के बारे में सोच रहा था कि लिन युआन ने वास्तव में एक कांस्य लीजेंड परी को मार गिराया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भाग्यशाली होगा कि ऐसी चीज देख पाएगा, जो हमेशा से सिर्फ किंवदंतियों में ही मौजूद रही है। यह केवल तभी दिखाई देगा जब पिनेकल क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स भाग्यशाली होंगे। ऐसी स्थिति बहुत दुर्लभ थी। एक तरह से इस कांस्य लीजेंड फे का आनंद क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स द्वारा विशिष्ट रूप से लिया गया। कांस्य लीजेंड फे ऐसी चीज थी जिसकी उम्मीद केवल शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ ही कर सकते थे। अब जब लिन युआन ने उसे बुलाया था, तो लिसन को समझ में आ गया कि उसने अपने सामने मौजूद इस हंसमुख युवक की नींद को पूरी तरह से कम करके आंका था। उसी समय हु क्वान अचानक चिल्लाया, आहा! उसकी आवाज में आकर्षण और आश्चर्य भरा था। हे भगवान! यह कांस्य पौराणिक लकड़ी बुनाई घर सेंटीपीड वास्तव में विभाजित हो रहा है। लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, यह सही है अंकल हूं, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। हु क्वान पहले तो खुशी से मुस्कुरा रहा था, लेकिन लिन युआन के शब्दों को सुनने के बाद उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। इससे हु क्वान का जबड़ा खुला रह गया।
अगर यह तथ्य न होता कि लिन युआन ने उसे यह वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड दिया है, तो हु क्वान को लिन युआन से पूछना पड़ता, क्या ये कुछ ऐसा है जो एक इंसान को कहना चाहिए? क्या तुम नहीं जानते कि मैं भाग्यशाली हूं या तुमने मुझे कुछ अच्छा दिया है? हु क्वान अब खुशी से अभिभूत हो रहा था और लिसन भी। लिसन को हमेशा से लगता था कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उसके पीछे एक बड़ा पेड़ है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बड़ा पेड़ नहीं, बल्कि एक गहरा जंगल है जिसका किनारा दिखाई नहीं देता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में लिसन गहरी सोच वाला था। उसे हमेशा अपने बारे में स्पष्ट समझ थी और वह अपनी प्रतिभाओं के बारे में जानता था। लिसन हमेशा से ही उसे एक बाहरी प्रतिभा मानता था, जिसमें बेहतरीन संचार कौशल था, लेकिन ऐसी प्रतिभा को केवल पीछे से शक्तिशाली समर्थन के साथ ही प्रदर्शित किया जा सकता था। जब यह समर्थन अधिक विश्वसनीय होता, तभी लिसन अपनी बाहरी प्रतिभा को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकता था। लिसेन को लगा कि वह अंततः अपनी प्रतिभा का अच्छा उपयोग कर सकता है, एक ऐसे समर्थक के साथ जो एक कांस्य लीजेंड फे को हरा सकता है। हुक्वान ने कांस्य लीजेंड वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड लिया और ध्यान से उसे विभाजित स्पिनरेट का निरीक्षण किया। काफी देर तक इसे देखने के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक इसे अपने डायमंड से बॉक दिया, जोर से हंसा और लिन युआन से कहा, मैं आपकी दयालुता के लिए आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। लिन युआन, मैं इस वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड को अनुबंधित करूंगा। जब मैं क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बन जाऊंगा, तो बस मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। मेरा लीवर है। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, जब समय आएगा तो मुझे अंकल हु को बहुत सारी चीजों से परेशान करना होगा। लिसन लिन युआन एंड हु क्वान की बातें सुन रहा था और किसी के शरीर की भाषा से उसकी भावनाओं को समझने में माहिर होना उसके लिए सबसे बुनियादी प्रवृत्ति थी। वह यह मानता था कि अंकल हु लिन युआन से बड़े हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका दर्जा भी लिन युआन के समान होगा। भले ही उसका दर्जा ऊंचा था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत अलग नहीं था। इस खोज ने लिसन को कांस्य लीजेंड वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसे लिन युआन ने लापरवाही से दिया था। हवेली में प्रवेश करने के बाद लिसन को लिन युआन की नींव का 3 बार फिर से आकलन करना पड़ा। हालांकि लिसन ने बहुत सोचा, लेकिन वह लिन युआन को थोड़ा और समझना भी चाहता था। आखिरकार लिसन का बाकी जीवन लिन युआन के हाथों में बीतने वाला था। हु क्वान अपने कमरे में वापस लौटने जा रहा था ताकि कांस्य पौराणिक लकड़ी बुनाई हाउस सेंटीपीड को अनुबंधित कर सके और उसे इच्छा शक्ति ऋण के साथ विलय कर सके, जिसे उसने एक काल्पनिक नस्ल परी बनने के लिए समझा था। हालांकि हु क्वान को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, लिन युआन, क्या तुमने अभी तक उड़ने वाला वाहन तैयार नहीं किया है? क्वान कुछ समय से हवेली में था। उस दौरान उसने देखा था कि लिन युआन जब भी बाहर जाता था, तो ज्यादातर अपने सेल फोन का इस्तेमाल किसी फ्लाइंग फे को बुक करने में करता था। ऐसा लग रहा था कि लिन युआन को इस समय फ्लाइंग फे नहीं रखना चाहिए। लिन युआन ने हुक्वान के शब्दों को सुनने के बाद अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और कहा, चाचा हूं, मैंने कोई उड़ने वाला परी तैयार नहीं किया है जिस पर मैं बाहर सवारी कर सकूं। यद्यपि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में छोटा भूरा साथी एक ग्रस फे था और ग्रस फे उड़ने में अच्छे थे, फिर भी उनमें से सभी उड़ नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, कैसोवरी फे उड़ने में अच्छे नहीं थे। वे केवल अपने पंख फड़फड़ा सकते थे और 1 दर्जन मीटर दूर तक उड़ सकते थे, लेकिन वे आमतौर पर तेज और शक्तिशाली थे। उनके पंजे आसानी से उन धातुओं को पकड़ सकते थे जो उनसे उच्च श्रेणी की थीं। छोटे भूरे रंग के साथी का आनुवंशिक मॉडल अभी तक पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुआ था, इसलिए लिन युआन को यकीन नहीं था कि वह उड़ने में अच्छा है या नहीं। जब लिन युआन ने इस छोटे भूरे रंग के साथी को पालने का फैसला किया था, तो उसने इसे उड़ने वाले वाहन के रूप में उपयोग करने का निर्णय नहीं लिया था। यह सुनकर हु क्वान की आंखें तुरंत चमक उठीं। लिन युआन, जब मैं कांस्य लीजेंड वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड को अनुबंधित करता हूं और इसे एक काल्पनिक नस्ल बनने देता हूं, तो मुझे मुख्य रूप से जेड बनावट वाली लकड़ी से बनी एक फी गाड़ी बनाने का पूरा भरोसा है। हु क्वान ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और फिर से यह कहते हुए हंस पड़ा। जाहिर है, वह पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी से एक बड़ा टुकड़ा बनाना चाहता था। हु क्वान ने लिन युआन के चेहरे पर विचारमग्न भाव देखा, तो उसने कहना जारी रखा, फैंटेसी ब्रीडवुड वीविंग हाउस सेंटीपीड के स्प्लिट स्पिनरेट की बदौलत मैं जेड टेक्सचर्ड लकड़ी का उपयोग कई तरह की परिष्कृत वस्तुओं को बनाने के लिए कर सकता हूं, जिसमें कुछ उच्च श्रेणी की धातुएं भी शामिल हैं, जिससे फैकैरिज को बहुत मजबूत सुरक्षा मिल सकती है। इसके अंदरूनी हिस्से को भी आराम से सजाया जा सकता है।
लिन युआन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसे लगा कि हु क्वान का प्रस्ताव अच्छा था। यदि लिन युआन को जल्दी न होती और उसके पास विकल्प होता तो वह कभी भी दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो पर सवारी करने की असुविधा का अनुभव नहीं करना चाहता। लंबे समय तक बैठे रहने का एहसास ऐसा था जैसे 30 नर्सें आपड़ा गाड़ी के समान थी, हालांकि के नितंबों में सुई चुभ हो रही हो। यह बहुत ज्यादा दर्द देता था। हर एक गाड़ी उस तरह की गाड़ी नहीं थी जिसे वह आत्मा की जागृति से पहले चला सकता था, बल्कि इसे फय द्वारा आगे खींचा जाना था। और यह लिन युआन के पिछले जीवन में फय गाड़ी घोड़ा गाड़ी से बहुत बड़ी थी। फय गाड़ी को जमीन, पानी और हवा में इस्तेमाल किया जा सकता था। यह फय गाड़ी को खींचने वाले पर निर्भर करता था। फिर भी गाड़ियों खींचने वाले परी ज्यादातर उड़ने वाले थे, जिनमें रक्षात्मक प्रभाव वाली क्षमताएं थीं। आमतौर पर 3 से ज्यादा उड़ने वाले फय फय गाड़ी को आगे की ओर खींचते हैं। अगर इनमें से हर फय में रक्षात्मक प्रभाव वाली क्षमताएं होती, तो गाड़ी के रक्षात्मक प्रभाव के अलावा ये उड़ने वाले फय गाड़ी की सुरक्षा करने की भूमिका भी प्रभावी ढंग से निभा सकते थे। भले ही फी कैरेज के लाखों लाभ हों, लेकिन अधिकांश स्पिरिट क्यू पेशेवर इसे बनाने का विकल्प नहीं चुनेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए आवश्यक संसाधन बहुत अधिक हैं। फय कैरेज बनाने के बजाय वे परिवहन के लिए उड़ने वाले फये को विकसित करना पसंद करेंगे। इसलिए फहे कैरेज ऐसी चीज थी जिसे केवल अनुभवी गुट ही बनाने पर विचार कर सकते थे, जिनके पास गहरी नींव थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह गाड़ी मजबूत थी तथा इसमें मजबूत रक्षात्मक गुण थे, तथा इसके अंदरूनी हिस्से को भी आराम से सजाया जा सकता था। हु क्वान ने ऐसी राय इसलिए दी थी क्योंकि उसे लगा कि लिन युआन की नींव एक उच्च स्तरीय फय गाड़ी बनाने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार लिन युआन 10 दिनों के भीतर एक कांस्य लीजेंड वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड को खत्म कर सकता था। ऐसी क्षमता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय फय गाड़ी बनाना बहुत आसान था। हु क्वान द्वारा फय गाड़ी बनाने का प्रस्ताव वास्तव में लिन युआन को चुकाने का एक तरीका था। एक उच्च स्तरीय फय गाड़ी बनाना कोई छोटी परियोजना नहीं थी। हालांकि हु क्वान, एक क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन, हमेशा से इस तरह कड़ी मेहनत करता रहा था, लेकिन उसे एक लोहार की आत्मा का उपयोग करके फय गाड़ी बनाने में कम से कम 2 महीने लग जाते थे। एक 5वीं श्रेणी का स्पिरिट क्राफ्ट्समैन ढूंढना जो 2 महीने तक देर रात तक जागकर एक फी गाड़ी तैयार करता है, ऐसा काम नहीं था जो पैसे से किया जा सकता था। यहां तक कि अनुभवी गुटों को भी पर्याप्त लाभ का वादा करने के बाद कुछ एहसान करना पड़ता था। उन्हें भुगतान के रूप में कक्षा 5 के स्पिरिट शिल्पकारों को कुछ प्रकार की दुर्लभ सामग्रियों की खोज में मदद भी करनी पड़ती थी, और उसके बाद ही उनके लिए कक्षा 5 के स्पिरिट शिल्पकारों को आमंत्रित करना संभव होता था। लिन युआन के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी का नया बैच परिपक्व होने वाला था। वह पूरी तरह से जेड बनावट वाली दुर्लभ लकड़ी से एक बार में 20 लकड़ी के बोर्ड प्राप्त कर सकता था, जो घोड़ा गाड़ी के निचले हिस्से को बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। लिन युआन के पास परी गाड़ी बनाने के लिए सामग्री की कमी नहीं थी, बल्कि गाड़ी को खींचने वाले उड़ने वाले परियों की कमी थी। लिन युआन हमेशा से ही समाहन सामान्य क्रिएशन मास्टर्स से अलग रहा है। हालांकि वह आसानी से कांस्य महाकाव्य फे और यहां तक कि कांस्य लीजेंड फे को भी बढ़ा सकता था, लेकिन उसके पास उच्च श्रेणी के फे के लिए ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। सी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के अपने वर्तमान स्तर को देखते हुए वह अब अधिक से अधिक गोल्ड फे को ही बढ़ा सकता है। यहां तक कि अगर वह मॉर्बियस की स्पिरिट क्यू कंडेंसेशन द्वारा संघनित क्रिस्टल का उपयोग करता, सही, सो यह अधिक से अधिक फेज के ग्रेड को प्लैटिनम तक बढ़ा सकता था। जब तक लिन युआन अपने सही दिमाग में था, वह कभी भी आत्मा क्यूई क्रिस्टल का उपयोग फरे गाड़ी खींचने वाले उड़ने वाले फे को बढ़ाने के लिए नहीं करेगा। हालांकि हर 7 दिन में एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल संघनित हो जाता था, फिर भी लिन युआन के लिए इसे संसाधनों की कमी माना जाता था। उसे अभी भी अपने फे को मजबूत करने के लिए स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का इस्तेमाल करना था। दूसरे, भले ही उसे अपने फे को मजबूत करने की आवश्यकता न हो, क्या कांस्य लीजेंड फे को बढ़ाने के लिए स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग करना अच्छा नहीं होगा। जब लिन युआन बोलने ही वाला था, तो अचानक हवेली के प्रवेश द्वार से एक स्पष्ट हंसी की आवाज आई। लिन युआन की आंखें चमक उठीं, क्योंकि वह जानता था कि यह हंसी किसने निकाली थी। उसने हु क्वान से कहा, अंकल हु, पहले परी गाड़ी को एक तरफ रख दें। मेरे पास अभी भी उड़ने वाली परी नहीं है जो परी गाड़ी खींचने के लिए उपयुक्त हो।
फिर लिन युआन मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने प्रवेश द्वार पर देखा और देखा कि वहां एक आदमी खड़ा था जो लगभग पूरे साल चांदी का लबादा पहने रहता था। वह मिस्टिक मून था। लिन युआन ने जल्दी से कहा, अंकल मिस्टिक, आप मुझे बताए बिना इतनी देर से आए। मैं आपको हवेली के प्रवेश द्वार से उठा सकता था। मिस्टिक मून ने लिन युआन को अपने चेहरे पर स्पष्ट मुस्कान के साथ देखा और कहा, यह शुरुआती सर्दियों में ठंडा है। अगर मैंने आपको पहले से बताया कि मैं आ रहा हूं और मुझे हवेली के बाहर से लेने आया हूं, तो आपको बेकार में ठंडी हवा में खड़ा होना पड़ेगा। इसके बजाय यह बेहतर है कि मैं सीधे अंदर आऊं और आपके मालिक ने जो चीजें आपके लिए रखी हैं, उन्हें आपके पास ले आऊं। जब मिस्टिक मून ने हवेली में प्रवेश किया, तो उसने हु क्वान और लिन युआन के बीच बातचीत सुनी। लिन युआन को यह कहते हुए सुनकर कि उसके पास फय गाड़ी खींचने के लिए उपयुक्त उड़ान फय नहीं है, मिस्टिक मून ने चुपके से लिन युआन के शब्दों को दिल से लगा लिया। और जब वह रेडियंट मून पैलेस में वापस आया, तो उसने चंद्रमा महारानी को यह बताने का इरादा किया। रहस्यवादी चंद्रमा ने सोचा कि कैसे चंद्र महारानी हमेशा दीप्तिमान चंद्रमहल के आंतरिक महल में इस बात पर विचार करती रहती थीं कि उन्हें अपने शिष्य को क्या उपहार देना चाहिए, लेकिन कभी भी उनके दिमाग में कोई उपयुक्त उपहार नहीं आया। क्या यह अच्छा अवसर नहीं था? एर्ना है, टिप्पणी पाठ गायब मिस्टिक मून का लिन युआन की हवेली में आने का पहला मौका नहीं था। हालांकि मिस्टिक मून हर दूसरे दिन नहीं आता था, लेकिन वह हर आधे महीने में एक बार आता था। इसलिए यह लंबे समय से एक पार्क में टहलने जैसा था। हालांकि चूंकि हु क्वान दिन में सोता था और रात में कड़ी मेहनत करता था, और मिस्टिक मून ज्यादातर सुबह आता था, यह पहली बार था जब हु क्वान ने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। रेडियंट मून पैलेस के दो दूत, कोल्ड मून और मिस्टिक मून, प्रतिष्ठित थे। दूत कोल्ड मून बाहरी मामलों को संभालते थे, जबकि दूत मिस्टिक मून आंतरिक मामलों को संभालते थे। इसलिए वह बहुत प्रसिद्ध थे। लेकिन दूत मिस्टिक मून के लिए ताकत और हैसियत वाले लोग बहुत कम जानते थे। लेकिन रेडियंस फेडरेशन के शीर्ष गुटों को इसके बारे में जानने का अधिकार था। इसलिए वह हु क्वान मिस्टिक मून की पहचान को नहीं पहचान पाया। हालांकि जब हु क्वान ने उसे चांदी के लबादे में देखा, तो उसे अपने दिमाग में एक अफवाह याद आ गई, जिसे वह ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। सुनो, मिस्टिक मून और लिन युआन के बीच घनिष्ठ संबंध का पता लगा लिया था। लिन युआन पहले हु क्वान को अंकल हु कहकर बुलाता था, मुख्यतः हु क्वान की उम्र के कारण। यह उसे संबोधित करने का एक विनम्र तरीका था। लेकिन जब लिन युआन ने इस चांदी के लबादे वाले आदमी को अंकल मिस्टिक कहा, तो यह एक तरह से रिश्तेदारी के स्तर पर चाचा भी था, भले ही उनके बीच कोई खून का रिश्ता ना हो। अन्यथा यह चांदी के लबादे वाला आदमी अपने मालिक की ओर से लिन युआन के लिए कुछ नहीं लाता। लिन युआन ने जल्दी से एक चाय का कप उठाया और मिस्टिक मून के लिए 3 खजाने की चाय का एक कप डाला और उसे उसे देते हुए कहा, चाचा मिस्टिक, एक कप चाय लीजिए। रहस्यवादी चंद्रमा ने चाय का प्याला लिया और सिर्फ एक सूंघने के बाद उसने स्पष्ट आवाज में कहा, छोटे युआन, बेर के साथ यह 3 खजाने वाली चाय अच्छी खुशबू दे रही है। यह सुनकर लिन युआन ने हंसते हुए जवाब दिया, वेन यू ने इसे बनाया है। पिछली बार अंकल मिस्टिक ने जो प्लम भेजे थे, उन्हें भी इसमें मिलाया गया है। जब मिस्टिक मून ने सुना कि वेन्यू ने इसे बनाया है, तो उन्होंने कहा, हम प्रशिक्षण के लिए गए थे, तो वेन्यू और कैचा ने चाय समारोह के कुछ दिन सीखे थे। मैंने कैचा से सुना कि वेन्यू ने काफी अच्छी तरह से सीखा है। मिस्टिक मून के शब्दों में वेन्यू के प्रति उनकी सराहना झलकती थी और स्पष्टतः उन्हें उससे बड़ी उम्मीदें थीं। लीनिंग मून माउंटेन पर रेडियंट मून पैलेस के चंद्रदूत के रूप में मिस्टिक मून चंद्र महारानी के दूत थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह रेडियंट मून पैलेस के मुख्य प्रबंधक थे। वेन्यू रेडियंट मून पैलेस में सिर्फ एक आत्मा परिचारिका थी, इसलिए मिस्टिक मून ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब से लिन युआन ने वेन्यू को अपना सहायक चुना था, तब से वह मिस्टिक मून की नजरों में आ गई थी और उसका वेन्यू से संपर्क भी था। पहले तो मिस्टिक मून लिन युआन के पास सहायक के तौर पर 2 आत्मा परिचारिकाओं को भेजने के पक्ष में थे। चूंकि वेन्यू ने हवेली का निर्माण स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छे से पूरा किया था, इसलिए मिस्टिक मून ने उसकी कार्य करने की मजबूत क्षमता को देखा, जिसने X20 लिन युआन को अपने सुझाव के बारे में बताने का उनका इरादा में टाल दिया। हालांकि जब लिन युआन प्रशिक्षण के लिए बाहर गई थी, तब मिस्टिक मून ने वास्तव में उसके बारे में बहुत सोचा था। उस समय वह मजबूत बनने के लिए मून एम्प्रेस को खोजने के लिए रेडियंट मून पैलेस गई थी। मून एम्प्रेस द्वारा क्रिएशन मास्टर की क्षमता के बारे में उसे प्रशिक्षित करने के बाद उसने वेन यू को मिस्टिक मून के पास छोड़ दिया और उसे रेडियंस फेडरेशन के प्रमुख गुटों के बारे में जानने के लिए ले जा दिया।
पहले तो मिस्टिक मून ने केवल मून एम्प्रेस के आदेश को सुना और वेन्यू का मार्गदर्शन किया, लेकिन जितना अधिक उसने उसका मार्गदर्शन किया, उसने उसकी कुशलता को पहचाना, जो आम लोगों से कहीं अधिक थी। इससे उसे उसके स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल और क्रिएशन मास्टर होने के अलावा उसके सर्वश्रेष्ठ गुणों को देखने का मौका मिला। रेडिएंट मून पैलेस के चंद्रदूत के रूप में मिस्टिक मून गुट की अंतर्दृष्टि और संसाधन परिनियोजन के संदर्भ में वेन यू की कुशलता की ताकत पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। जब वह एक आत्मा परिचारिका थी, तो वेन्यू को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिला था। अब जब वह लिन युआन की सहायक थी, तो उसे ऐसा करने का मौका मिला। मिस्टिक मून ने उस क्षेत्र में वेन्यू की प्रतिभा की खोज करने के बाद उसे 1 महीने तक ध्यान से प्रशिक्षित किया। यही कारण था कि जब वेन्यू हवेली में लौटी और फायर बैटल फ्लैग गेम खेला, तो वह अन्य 5 खिलाड़ियों से संसाधनों को हथियाने में सक्षम थी, जिसने लिन युआन को चौंका दिया। मिस्टिक मून ने चाय का प्याला खत्म करने के बाद उसे मेज पर रख दिया। फिर उसने हाथ हिलाया और मोम से बना एक छोटा सा चौकोर डिब्बा निकाला। रहस्यवादी चंद्रमा ने इसे लिन युआन को दिया और कहा, यह एक छोटी सी चीज है जो आपके गुरु ने आपके लिए बनाई है। लिन युआन ने छोटा चौकोर डिब्बा लिया और देखा कि मिस्टिक मून जाने का इरादा रखता है। इसलिए लिन युआन ने कहा, अंकल मिस्टिक, थोड़ी देर यहां बैठो, मैं आपके खाने के लिए कुछ फल धोकर लाता हूं। इतना कहकर लिन युआन रसोई में चला गया और मिस्टिक मून को मरने का कोई मौका नहीं दिया। जब मिस्टिक मून ने लिन युआन को ऐसे देखा, तो वह अनायास ही हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मिस्टिक मून को हमेशा लगता था कि लिन युआन बहुत काबिल है और बिल्कुल भी 18 या 19 साल के नौजवान जैसा नहीं है। लेकिन अब लिन युआन ने बचकाना व्यवहार दिखाया था, जिससे मिस्टिक मून को पता चल गया कि लिन युआन वास्तव में उसके साथ एक परिवार की तरह व्यवहार करता है। जब लिन युआन ने रेडिएंट मून पैलेस के बाहर मिस्टिक मून को अंकल मिस्टिक कहा था, तो लिन युआन को रेडिएंट मून पैलेस के युवा भगवान और उनके युवा गुरु के रूप में मानने के अलावा मिस्टिक मून ने भी लिन युआन को अपना कनिष्ठ और भतीजा माना था। लिन युआन के फल धोने के बाद बड़े लिविंग रूम में केवल मिस्टिक मून, हु क्वान और लिसन बचे थे। मिस्टिक मून ने हु क्वान और लिसन को देखा और कहा, चलो साथ बैठते हैं। जब हु क्वान और लिसन मिस्टिक मून को देखा, तो वे थोड़े औपचारिक थे, न केवल इसलिए कि मिस्टिक मून लिन युआन के चाचा थे, बल्कि यह मिस्टिक मून की स्पष्ट और श्रेष्ठ आभा के कारण था। ऐसी आभा सचमुच अलौकिक थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जो आम लोग पा सकें। जब मिस्टिक मून ने हु क्वान और लिन युआन की बातचीत सुनी, तो उसने हु क्वान को यह कहते हुए सुना कि वह एक क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन है। इसलिए नजरते जब उसने हु क्वान को देखा, तो वह उसके बारे में बहुत अच्छा सोचने से खुद को रोक नहीं सका। रहस्यवादी चंद्रमा ने हु क्वान को पहले भी यह कहते हुए सुना था कि वह एक परी गाड़ी बनाना चाहता था। इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका, आपको क्या लगता है कि परी गाड़ी के निर्माण के लिए किस तरह की सामग्री अधिक उपयुक्त है? हु क्वान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके सामने खड़ा यह चांदी के लबादे वाला आदमी उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? हालांकि चूंकि उनसे पूछा गया था, हु क्वान ने सच्चाई से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि गाड़ी का मुख्य भाग पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी से बना हो, जिसमें कुछ दुर्लभ धातुएं भी हों। मिस्टिक मून ने हु क्वान का विचार सुनने के बाद प्रशंसा में सिर हिलाया। पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी और दुर्लभ धातुओं का संयोजन वास्तव में एक फी गाड़ी के लिए बहुत उपयुक्त था। यह भद्दा नहीं था और न ही खराब लग रहा था। हालांकि यह सुज़ेरेन फेस के रत्न मूंगे से फीके पड़े मूंगा पत्थरों से थोड़ा कमतर था। तब मिस्टिक मून ने पूछा, तो फिर आपके अनुसार परी गाड़ी को खींचने वाले कितने उड़ने वाले परी अधिक उपयुक्त हैं? यह सुनकर हुक्वान ने एक पल सोचा और जवाब दिया, वास्तव में 3 उड़ने वाले परी पर्याप्त हैं। यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो 5 होना सबसे अच्छा है। अन्यथा 1 होना वास्तव में बुरा नहीं है। हुक्वान ने अब एक फी गाड़ी बनाने का भी मन बना लिया था। वह एक ऐसी वस्तु बनाना चाहता था जो कक्षा 5 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बनने के बाद उसकी सर्वोच्च उपलब्धि को दर्शा सके। दूसरे, हु क्वान भी लिन युआन को चुकाना चाहता था और उसके लिए अधिक योगदान देना चाहता था। हालांकि जब मिस्टिक मून ने यह सुना तो ऐसा नहीं था। मिस्टिक मून को लगा कि उसने गलत सुना है। क्या यह अभी भी वही कक्षा 5 का स्पिरिट क्राफ्ट्समैन था जिसने अभी कहा था कि वह पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी और दुर्लभ धातुओं से एक गाड़ी बनाना चाहता था और उसके पास बहुत अच्छे विचार थे? मिस्टिक मून वास्तव में हुक्वान के मस्तिष्क को खोलकर उसके अंदर देखना चाहता था। उनके जीवन का पहला आधा भाग कितना गरीबी और जर्जर था कि एक वर्ग
5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन कहेगा कि एक उड़ने वाला परी एक परी गाड़ी खींचने के लिए पर्याप्त है। यदि फे गाड़ी को खींचने के लिए केवल एक ही उड़ने वाले फे का उपयोग किया गया था, तो फे गाड़ी का महत्व क्या था? क्या ऐसी फीकी गाड़ी एक भस्म कलश नहीं होगी, जो आकाश में कुछ 100 मीटर तक नहीं हिल सकती?